Welcome back in the lecture series on this YouTube channel. Dear friends, first of all, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी सजेशंस दिया करें ताकि हम इन वीडियोस को इम्प्रूव करें. Today in this lecture we are going to discuss the chapter cell cycle and cell division. तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल साइकिल और ये जनरेशन टाइम होता क्या है. नंबर सेकंड टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ जनरेशन टाइम और फेजेस ऑफ जनरेशन टाइम. और तीसरा सब मतलब टॉपिक जो है सब फेज ऑफ द इंटरफेस. और फोर्थ टॉपिक जो है दैट्स माइटोसिस. सो फ्रेंड्स स्टार्ट. व्हाट इज दिस सेल साइकिल? It's the sequence. What's it? It is the sequence of. It is the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes its material, and eventually dividing into two daughter cells, eventually into dividing into two daughter cells. ये सेल साइकिल होता है. अब एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम. तो ये जनरेशन टाइम होता क्या है? द total time consumed by the cell cycle by the cell cycle is called as generation time. जनरेशन टाइम, इसको जनरेशन टाइम बोला जाता है. एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोला जाता है जनरेशन टाइम. अब ये जनरेशन टाइम जो होता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये जनरेशन टाइम जो होता है इट वेरीज फ्रॉम एक तो ऑर्गेनिज्म. नंबर फर्स्ट एक तो वैरी करता है. नंबर फर्स्ट वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म तक वैरी करता है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टाइम एक होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरा मतलब जनरेशन टाइम होगा. नंबर सेकेंड इज वैरीज फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, मतलब यूकेरियोटिक से प्रोकैरियोटिक तक वैरी करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी पे मेंशन है ह्यूमन सेल के लिए जनरेशन टाइम कितना है. ह्यूमन सेल इसके लिए जनरेशन टाइम कितना है, दैट्स 24 आवर्स. ये 24 आवर जनरेशन टाइम होने का मतलब ये है कि 24 आवर्स में ह्यूमन सेल जो होगी एक बार डिवाइड करेगी. फिर मतलब ये डिपेंड करता है चाहे ये माइटोटिकली डिवाइड करे या मियोटिकली डिवाइड करे, लेकिन 24 आवर्स में ये एक ही बार डिवाइड करेगी जो ह्यूमन सेल होगी. तो नंबर सेकंड जो है जो टेक्स्ट पे मेंशन है, मतलब जो टेक्स्ट बुक पे एग्जांपल दी गई है दैट्स यीस्ट. ये जो यीस्ट है इट इज़ यूनिसेल्युलर यूकेरियोट. तो इसके लिए
90 मिनट्स जनरेशन टाइम है, मतलब कि 90 मिनट्स में यानी कि जो यीस्ट है ये डिवाइड करेगा। और यहाँ पर मैं एक और एडिशनल एग्जांपल आपको देता हूँ, दैट्स ई कॉलाई, एस्चेरिचिया कॉलाई। इसके लिए जो जनरेशन टाइम है दैट्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में ये डिवाइड करती है। अब ये जो जनरेशन टाइम होता है, यहाँ पर दो फेजेस होते हैं, एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है, या उसी को बोला जाता है प्रेपरेटरी फेज, एक और नाम से भी जाना जाता है दैट इज़ रेस्टिंग फेज। तो ये नाम क्यों बोले जाते हैं इनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और दूसरा फेज जो होता है जनरेशन टाइम का, दैट्स एम फेज और डिवाइडिंग फेज। यानी कि ये जो जनरेशन टाइम है, सेल अपनी जनरेशन टाइम को दो फेज में कंज्यूम करती है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। यानी कि एक सेल सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड करने के लिए एक फेज में, उसको बोला जाता है इंटरफेज या प्रेपरेटरी फेज। जो दूसरा फेज होता है एम फेज और डिवाइडिंग फेज, इसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करती है, मतलब एक सेल से या तो दो सेल बनती है या तो चार सेल बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिवीजन। तो अब हम जनरेशन टाइम में जो फेजेस है इनमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन मतलब पूछे भी गए हैं नीट में भी, और हो सकता है आपके बोर्ड्स में इनमें से कोई मतलब कोई एडिशनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो अच्छे से इन पॉइंट्स को देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरेशन टाइम जो होता है इसमें दो फेज़ होते हैं। जनरेशन टाइम जो होता है दो फेज़ होते हैं, एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज और प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज ये रहा एक, और दूसरा जो होता है दैट्स एम फेज और डिवाइडिंग फेज, और डिवाइडिंग फेज। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये आपको मैं यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये जो इवेंट्स होते हैं ऑल दीज, ये जो इवेंट्स होते हैं ऑल दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ऑल दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, मतलब कि इनको जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है जो ये इवेंट्स होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑल दीज आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जहाँ पे मैंने लिखा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ये जो इवेंट्स होते हैं ये अंडर द जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, मतलब कि इनको जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फेजेस ऑफ जनरेशन टाइम जो होते हैं, एक होता है प्रेपरेटरी फेज या इंटरफेज। ये इंटरफेज होता क्या है, ये इंटरफेज होता है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक इट इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, सक्सेसिव एम फेजेस, दो सक्सेसिव एम फेजेस के दरमियान जो फेज होता है उसको बोला जाता है इंटरफेज, और इंटरफेज बोला जाता है इसको। तो ये इंटरफेज या प्रेपरेटरी फेज होता क्या है, यहाँ पर जो सेल होती है 95% कंज्यूम्स 95% ऑफ जनरेशन टाइम, 5% ऑफ जनरेशन टाइम जो होता है उसका 95% कंज्यूम यानी कि इस फेज में होता है। यानी कि सेल जो होती है 95% जनरेशन टाइम जो होता है वो कंज्यूम करते हैं इस फेज में। यहाँ पर होता है कंज्यूम्स 5%, 5% ऑफ जनरेशन टाइम ऑफ जीटी, ऑफ जनरेशन टाइम का 5% यहाँ पे कंज्यूम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो इंटरफेस होता है ये मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेज होता है, इट्स मेटाबॉलिकली
active stage, as there is synthesis of materials, synthesis of materials, यहाँ पे मटेरियल को सिंथेसाइज किया जाता है, ये इनएक्टिव स्टेज होता है, इट्स इनएक्टिव स्टेज। जो एम्फेजर डिवाइडिंग फेज होता है ये इनएक्टिव होता है। यहाँ पर जो होता है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है? एज देयर इज नो माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी, यहाँ पे कोई माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी जो होती है प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी इज प्रेजेंट यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, यानी कि जब सेल इस फेज में होती है उसमें जो डीएनए होता है वो किस शक्ल में होता है? डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन की शक्ल में होता है यहाँ पे डीएनए। यहाँ पर होता है डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए इज in the form of chromosomes। अब ये क्वेश्चन होगा आपके जहन में कि ये क्रोमैटिन क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होता है। इट्स लूजली coiled form of DNA, coiled form of DNA, it's loosely coiled form of DNA, and this chromosome is tightly coiled form of DNA, tightly coiled form of DNA, form of DNA। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने मतलब इंटरफेज और प्रेपरेटरी फेज़ में लिखे। इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से इनको मतलब याद रखिए। हो सकता है आपके बोर्ड्स में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और ये मतलब नीट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से इसको पढ़ के जाइए। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये इंटरफेज या प्रेपरेटरी फेज़ होता है, इसमें इसके अंदर खुद भी 3 सब फेज होते हैं। देयर आर 3 सब फेजेस इन इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है, देयर आर 3 सब फेजेस इन इंटरफेज। नंबर फर्स्ट is G1 phase. Number second is S phase, and number third is G2 phase. अब ये G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है? G1 स्टैंड फॉर द ग्रोथ 1 फेज, S स्टैंड फॉर द सिंथेटिक फेज। अब ये सिंथेटिक फेज इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर इज द सिंथेसिस ऑफ DNA। यहाँ पे सिंथेसिस DNA को किया जाता है और यहाँ पे सिंथेसिस प्रोटीन्स को किया जाता है। अब इसको G1 फेज ग्रोथ फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है। अब G2 फेज, अब यहाँ पे फर्दर सेल की ग्रोथ होती है। तो यही पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इट रिजल्ट्स इन maximum growth of cell by active synthesis of materials,
एक्टिव सिंथेसिस ऑफ मटीरियल्स। नंबर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, देयर इज डिवीजन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनेल्स। देयर इज डिवीजन ऑफ small organelles along with endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज फॉर duplication, this one is for duplication of DNA। यहाँ पे जो अमाउंट होता है, अमाउंट इंक्रीजेस फ्रॉम अगर डिप्लॉयड सेल है तो उसमें 2C होगा, तो यहाँ पे 4C बनेगा। अमाउंट इंक्रीजेस फ्रॉम 2C to 4C, बट जो क्रोमोसोम नंबर होगा, बट नंबर रिमेन्स सेम। दैट्स, हमने ऊपर कंसिडर किया था डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड ही रहेगी। दैट्स 2n। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रियोल होता है डिवाइड करता है। सेंट्रियोल, देयर इज डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल डिवाइड्स इन साइटोप्लाज्म। और तीसरा फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट जो ये है कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स और सिंथेसाइज्ड, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स और सिंथेसाइज्ड। तो एक मतलब नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है। दैट द फेज इज दिस वन, एस फेज में होती है, यानी कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है। और ये क्वेश्चन भी, मतलब ये टेक्स्ट बुक पे भी मेंशन है कि डीएनए सिंथेसिस जो होती है ये ऑकर्स इन पर्टिकुलर फेज ऑफ ए सेल साइकिल। जो पर्टिकुलर फेज होता है दैट इज एस फेज, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो उसका आंसर है एस फेज। और जो टेक्स्ट बुक पे मेंशन है कि डीएनए सिंथेसिस जो होती है एक पर्टिकुलर फेज जो होता है सेल साइकिल का, वहाँ पे होता है, जो वो फेज है उसका नाम है एस फेज। यहाँ पे होती है डीएनए की सिंथेसिस जो होती है, यानी पर्टिकुलर फेज जो था, जो पर्टिकुलर फेज है एस फेज है, वो पर्टिकुलर फेज। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये G2 फेज होता क्या है। इट्स फॉर फर्दर, यहाँ पे फर्दर ग्रोथ होती है, फर्दर ग्रोथ and synthesis of materials, synthesis of materials, synthesis of materials, materials। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि G1 जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है और synthesis of materials होता है एज़ कम्पेयर टू द G2 फेज जो होता है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ और वहाँ पे ज़्यादा उतनी, यानी कि synthesis of materials की नहीं होती है G2 फेज में। और सेकेंड पॉइंट इज दैट, यहाँ पर लार्ज, मतलब जो यहाँ पे लिखा था हमने स्मॉल, देयर इज द डिवीजन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनेलीज, तो यहाँ पे देयर इज द डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनेलीज, देयर इज डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज डिवाइड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया G2 फेज में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर टेब्यूलिन प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, टेब्यूलिन प्रोटीन्स और सिंथेसाइज्ड, टेब्यूलिन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मिक्सअप लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं यहाँ पे।
तो ये थे इंटरफेस के जो सब फेजेस थे। तो ये हुआ कंप्लीट हमारा थर्ड टॉपिक, सब फेज ऑफ द इंटरफेस। तो अब बचा है हमारे पास एक टॉपिक जो है, मतलब इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज़ माइटोसिस। अब हम माइटोसिस को डिस्कस करते हैं।